है which of the following statement do not apply to the system of subsidiary alliance introduced किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने. subsidiary alliance to maintain a large standing army at others expense, okay. to keep India safe from Napoleonic danger, okay. to secure a fixed income for the company, not apply. to establish British paramountcy over the Indian states, okay. सॉल्यूशन देख रहे हैं. सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ये कौन हो गया? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली है. देखिए सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में क्या है, ये है प्रिंसली स्टेट्स के लिए ज़्यादा है. प्रिंसली स्टेट्स, वेलेस्ली और जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, इस गवर्नर जनरल फ्रेंच इंडिया का एक गवर्नर जनरल का था. 1754 तक ये रहा. तो इसका क्या रोल है इसमें, इसको भी देखेंगे. The subsidiary alliance system was a strategic policy implemented by Lord Wellesley. किसने implement किया? लॉर्ड वेलेस्ली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 से क्या लगा 1805 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा. टू एक्सटेंड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. अब सब्सिडियरी अलायंस के बारे में. सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम रेफर्स टू द ट्रीटी विच वाज बिटवीन द British East India Company and Indian princely states, under which the Indian kingdom lost their sovereignty to the English. Okay, yani Britishers. It was the significant step in building the British Empire in India. It was framed by Lord Wellesley, Governor General of India, and was used in reality for the first time by Governor General Marquis Dupleix. फ्रेंच था डुप्लेक्स, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इंप्लीमेंट किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया. Under the subsidiary alliance system, the Indian ruler who is in the question would be protected against any external attack. उसको प्रॉमिस कर दिया एक्सटर्नल अटैक आप अगर होंगे तो आपको वहाँ प्रोटेक्शन दिया जाएगा. इन रेस्पॉन्स टू रूलर शुड, जो रूलर होते थे उनको क्या करना था? पोस्ट द कंपनी आर्मी इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. कंपनी की आर्मी को वहाँ पर पोस्ट करना पड़ता था, रखना पड़ता था, उसका खर्चा देना पड़ता था. प्रोवाइड कैपिटल और टेरिटरी फॉर द कंपनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स. उसको जगह भी देनी पड़ती थी, यानी कैपिटल उसके लिए. एक्सपल्शन ऑफ अदर यूरोपियंस फ्रॉम द स्टेट वेदर दे वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी और सिविल सर्विस. सिविल सर्विस या आर्मी में अगर आपको और यूरोपियन से ब्रिटिशर से अलग, तो उसको आपको अलग रखना होगा. यूरोपियन ऑफिशियल इज टू कीप एज अ रेसिडेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द स्टेट. वो उसको रेसिडेंट की उपाधि देनी पड़ेगी जो भी वहाँ पर रहेगा. दिस मीन नो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस इज पॉसिबल विद अदर स्टेट्स विदाउट द रेसिडेंट्स अप्रूवल. दूसरे स्टेट्स के साथ यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है जब तक रेसिडेंट्स का अप्रूवल नहीं हो जाता. ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस में कौन कौन से स्टेट्स थे? अवध था, गायकवाड़ थे, सिंधिया, पेशवा, अगर आपको दिखा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर. ये सब्सिडियरी अलायंस के स्टेट्स ऑन द सब्सिडियरी अलायंस. हैदराबाद सबसे पहले आया था, हैदराबाद 1798 में. मैसूर उसके बाद एक साल बाद, तंजौर भी उसके बाद, अवध 1801 ये आया था. पेशवा मराठा 1802, 1803, गायक सिंधिया भी और 1803 में. फिर आई ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी वाज एडॉप्टेड लॉर्ड क्लाइव इन Awadh, and the Treaty of Allahabad was found in which the British committed to protecting the Awadh area from adversaries. Gorakhpur, Rohilkhand and Doab were also forcibly given the maintenance of troops by the company. इनको फोर्सिबली जोड़ दिया गया था. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश paramountcy. One of the primary objectives of the subsidiary alliance system was to establish British paramountcy over the Indian states. ठीक है. क्रिएशन ऑफ बफर स्टेट्स, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एज अ रेस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट पोज्ड बाय नेपोलियंस एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस. इसी को देखते हुए इन्होंने बफर स्टेट बनाने शुरू कर दिए. बाई एस्टेब्लिश सब्सिडियरी अलायंस विद इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, द
British sought to create a buffer zone of protected states to safeguard their interest and prevent French influence from spreading in the Indian subcontinent. ठीक है, पहले से ही आपके कब्जे में है चीज़ें, तो दूसरे जो फोर्सेस को मुश्किल हो जाएगा घुसना. Overall, the subsidiary alliance system was a key instrument through which the British East India Company extends its control and influence over Indian peninsular states during the early 19th century. It aimed to consolidate British power, maintain stability, and protect British interest in the Indian subcontinent, ultimately paving the way for British colonial dominance in India. Okay. अगला क्वेश्चन है, which among the following was associated with the introduction of Rayat Wali settlement in India during the British rule? Rayat Wali settlement आपको पहले ही बता चुका है. कौन 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 इसमें एसोसिएटेड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो. रॉयट वाली सेटलमेंट हमको पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है. अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, दोनों रॉयट वाली. कहाँ हुआ क्या? ये मद्रास प्रोविंस. ठीक है, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड परमानेंट सेटलमेंट, नॉट रॉयट वाली. लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है. लॉर्ड कॉर्नवालिस implemented the permanent settlement in Bengal in the late 18th century. This system 18th century का मतलब है लेट 18th century, मतलब 1793. This system fixed land revenue rates for a long period with जमींदार्स जो लैंडलॉर्ड होते हैं collecting tax and paying that fixed amount to the British East India Company. अब कैप्टन अलेक्जेंडर रीड 18th century के बाद Captain Alexander Reed, a British officer serving in the South India, experimented with a system where revenue was directly collected from individual cultivators, ryots, किसानों की बात कर रहे हैं. In the late 18th century, this was after the defeat of टीपू सुल्तान के हारने के बाद, who had a different land revenue system, अलग था उसका land revenue. रीड ने देखा रीड का एक्सपेरिमेंट फोकस्ड ऑन असेसिंग लैंड प्रोडक्टिविटी एंड फिक्सिंग रेवेन्यू बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ रॉयट वाली सिस्टम. अब मुनरो की थॉमस मुनरो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेड रॉयट वाली सिस्टम. सर थॉमस मुनरो अर्ली 19th century. थॉमस मुनरो थे गवर्नर ऑफ मद्रास रहे थे 1820 से 1827 तक. इज क्रेडिटेड विद फुल्ली डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रॉयट वाली सिस्टम अक्रॉस द मद्रास प्रेसिडेंसी. अगर प्रेजेंट डे हम देखें तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला. ठीक है. ही बिल्ट अपॉन रीड्स आइडियाज, एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम where rights were recognized as having a possessory right to the land, not ownership. Rights तो रहेगा, ownership नहीं रहेगी. Land was periodically assessed based on its productivity. Okay. Revenue was collected, revenue directly collected from the rights by the British government. अब की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट और रॉयट सेटलमेंट. एक तो लैंड ओनरशिप का. परमानेंट सेटलमेंट रिकॉग्नाइज जमींदार से परमानेंट लैंड ओनर्स, व्हाइल रॉयट वाली डिड नॉट ग्रांट ओनरशिप टू राइट्स. ये ध्यान रखने योग्य बात है. ओनरशिप किसानों को नहीं दी गई. रिवेन्यू फिक्सेशन, परमानेंट सेटलमेंट फिक्स रिवेन्यू रेट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड, रीअसेस देम पीरियडिकली. रीअसेस किया जाता पीरियडिकली. रिवेन्यू कलेक्शन, परमानेंट सेटलमेंट इन्वॉल्व जमींदार्स collecting taxes and paying the British, while Rayat Wali involved direct collection from cultivators. The Rayat Wali system had its own set of advantages and disadvantages, but it did introduce a more direct relationship between British government and the cultivators compared to the permanent settlement. अगला क्वेश्चन है, assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crops. दूसरा है यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर. तीसरा है कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज. कौन से इसमें से इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया बाय द इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे. अब देखो इसमें से टोबैको एंड रेड चिलीज तो पहले से ही इंट्रोड्यूस थी, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई रोल नहीं था. यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स वारफेयर, मुगल्स वगैरह आपको मूवीज देखे होंगे, वहाँ पर भी है, तो ब्रिटिशर्स से पहले था. असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ये हमारा अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, मनुस्मृति में देखने को मिलता है कि लैंड रेवेन्यू कैसे लिया जाता था. तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, कोई सा भी ठीक नहीं है. लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, द कंसेप्ट ऑफ असेसिंग लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक सॉइल क्वालिटी, क्रॉप यील्ड, लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया. अभी की बात नहीं थी ब्रिटिशर्स की. एंशियंट टेक्स्ट लाइक कौटिल्याज अर्थशास्त्र 3rd century BCE.
Discuss land classification or taxation purposes. This indicates a well-developed system for evaluating land productivity and determining appropriate revenue demands. Mauryan system, Kautilya's अर्थशास्त्र में क्या है? Kautilya's system was the most organized and laid foundation for state finance. लैंड रेवेन्यू कैसे था? बैकबोन. लैंड रेवेन्यू कैसे होता था? ये बैकबोन था इसके रेवेन्यू का. दिस वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट इनकम. State landlordism. The agricultural system was often formed a state landlordism where the state claimed ownership and collected a significant share. Normally 1/6 शेयर होता था प्रोड्यूस का. वाटर रेट्स हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर भी रेट लगाए जाते. ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया. वर्तनम. वर्तनम क्या था कि लिवाई कलेक्टेड फॉरेन कमोडिटीज इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री लाइक चाइना एंड सेलन. चाइना से जो भी माल आएगा उस पर जो लगाया गया कर उसको वर्तनम कहते थे. देवरोद्या, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना. देवर दवार ओदया, एक टैक्स पेड बाय बिजनेस में स्पेसिफिकली फॉर इंपोर्टिंग फॉरेन गुड्स. दवार ओदया, ये तो चाइना से इंपोर्टिंग था. बाकी के फॉरेन गुड्स पर जो भी इंपोर्ट करेंगे वो देवार ओदया. अदर ड्यूटीज दिस इंक्लूड ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज यानी ऑन गुड्स एंटरिंग ए टाउन. टोल हो गए, कस्टम ड्यूटीज होगी, फेरी फीस होगी, मोनोपोली एक्सरसाइज हो गया, अदर अदर फोर्स, माइनिंग ऑफ मेटल्स. हाईली इंपॉर्टेंट था साल्ट टैक्स कलेक्टेड द प्लेस हो गए जहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट किया जाता था. ठीक है. तो सो सिस्टम वाज ब्रॉड बेस्ड मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. This is ensuring elasticity and covering most economic activity and people within its fold. अगर मोबाइल कैनन की अगर हम वारफेयर में बात करें तो द यूज ऑफ मोबाइल कैनन इज वारफेयर वाज नॉट न्यू व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड. मुगल एम्परर्स लाइक बाबर हु इन्वेडेड इंडिया इन द 16th century सन 1500 में employed mobile cannons effectively in their campaigns. These cannons, often mounted on horse-drawn carriages, provided significant advantage in battles. तीसरे बात cultivation of tobacco and red chilies. While spices were a major focus of European trade, इसके लिए तो यहाँ पर आए ही थे, इंट्रोड्यूस क्या ही करते हैं. With India, the introduction of tobacco and red chilies is attributed to the Portuguese. पुर्तगीज ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था tobacco and red chilies को. Portuguese traders brought these plants from the Americas during the 16th and 17th century. They gradually became integrated into Indian agriculture. The British did introduce changes to land revenue systems and warfare during their rule. क्या इंट्रोड्यूस किया गया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम में वारफेयर ड्यूरिंग द रूल. हाउएवर द कोर कॉन्सेप्ट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस इन इंडिया. इसलिए कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है. अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रॉयट वाली सेटलमेंट कंसीडर द स्टेटमेंट्स. बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है रॉयट वाली सेटलमेंट से. पहला है द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रैथ्स. ओके, देखते हैं. द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड. डायरेक्ट रेंट पेमेंट. द रॉयट वाली सिस्टम ब्रोक अवे फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ जमींदार्स. ठीक है, जो कि हमें देखे गए परमानेंट सेटलमेंट में. Under the Royatwadi peasant directly paid land revenue to the government. This gave the British more control over revenue collection. इसका मतलब पहला ठीक है. पट्टाज करते हैं सिक्योरिटी. द गवर्नमेंट इशूड पट्टाज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट एक्नॉलेज्ड ए कल्टीवेटर्स राइट टू होल्ड एंड कल्टीवेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड. ये आपका लैंड है, ये आपकी भूमि है. कल्टीवेटर से यानी किसान से बोल देते हैं आप, ये इसके लिए आपका ये पट्टा है, पट्टा दे दिया जाता है उनके नाम पर. While Pattas did not grant ownership नहीं थी वो. They provided some security of tenure. Rights could be assured they wouldn't be arbitrarily evicted as long as they paid their rent. जब तक वे रेंट देते रहेंगे, जब तक उनको कोई हटा नहीं सकता. अब लैंड सर्वे एंड असेसमेंट तो किया ही जाता था. बिफोर फिक्सिंग द रेंट फॉर इस प्लॉट, रॉयट वाली सिस्टम इन्वॉल्व ए लैंड सर्वे. दिस प्रोसेस असेस फैक्टर्स लाइक सॉइल क्वालिटी, इरिगेशन एंड क्रॉप type. Based on this assessment, the government determined the land productivity and set an appropriate rent amount. This, in theory, ensured that more productive land higher yielded higher revenue for the government. ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा फसल होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा सरकार के लिए. अगला क्वेश्चन है द tendency for increased litigation was visible after the introduction of land settlement system of
of Lord Cornwallis 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions. अच्छा, making Jamidar's position stronger with the riots riot, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा ऑप्शन है, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर लॉर्ड ऑफ जमींदास, ओके, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर ऑफिशिएंट। अब देखते हैं तीनों को, यानी कि मुकदमेबाजी बढ़ने का क्या कारण रहा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस में। The increased litigation after the permanent settlement was not a direct result of the options provided, but rather due to two key changes. Removal of court fees, सबसे बड़ा चेंज था रिमूवल ऑफ कोर्ट फीस, मुकदमेबाजी सस्ती हो गई, यानी कि रुपया कम देना पड़ता था किसानों को। Prior to the permanent settlement, filing a lawsuit in court involved paying fees. Fees होती थी वजह, these fees however small might have been significant barrier for many right peasants, किसानों के लिए, especially those who have limited resources. While the removal of court fees, access to the judicial system became easier and cheaper. This likely encouraged more riots to pursue legal action against जमींदार लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़ा कर दिया था सरकार ने। अब extended right to appeal. The permanent settlement also allowed for the wider right to appeal court decisions. This meant that dissatisfied parties, including riots who felt wronged by zamindars, could now take their cases to higher courts. हाई कोर्ट में ले जा सकते थे अपील करके, अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन कुछ गलत सुनाया है तो, अनफेयर है तो। बिफोर दिस टाइम लोअर कोर्ट डिसीजन माइट हैव बीन फाइनल इवन इफ अनफेयर, अगर वो अनफेयर भी था इससे पहले तो भी वो फाइनल डिसीजन था लोअर कोर्ट का, वो मानना पड़ता था। लॉर्ड्स हैड द ऑप्शन टू अपील, अब अपील करने का ऑप्शन था ऊपरी कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में, पोटेंशियली लीडिंग टू द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू राइज इन लिटिगेशन। ठीक है, Why the other options are not the answer? Strengthening जमींदार को क्यों स्ट्रेंथ करते? Why the permanent settlement gave जमींदार a fixed land revenue assessment? This wouldn't necessarily lead to more lawsuit directly. ठीक है, क्योंकि किसान तबका जमींदार के खिलाफ फिर क्यों ही ज़्यादा अगर स्ट्रेंथन करता जमींदार को। ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी पोजिशन एज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ जमींदार वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू द डिस्प्यूट्स बिटवीन जमींदार एंड रॉयर्स। मोस्ट एफिशिएंट जुडिशियरी, ज़्यादा जुडिशियरी एफिशिएंट होती तो क्यों ही लिटिगेशंस होती, मुकदमेबाजी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती। थैंक यू वेरी मच।